हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। 8 पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं और यहाँ तक हम लोग देखे थे रूल नंबर 200 तक, है ना। 200 के बाद हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं और अभी भी प्रोनाउन के टॉपिक्स कुछ कुछ बचे हुए हैं, उसको हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आप वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम सर्च करोगे, त्रिगीतम 4am क्लब आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसके प्रोसीजर हैं ज्वाइन करने के और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब जरा हम लोग प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। 200 रूल नंबर तक देख चुके हैं, अगला क्या कह रहा है देखते हैं। पहले हम लोग टॉपिक समझ लेंगे कि किस टॉपिक के बारे में है। तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, मतलब आज के बाद जो भी टॉपिक देखेंगे प्रोनाउन के, वो देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसको कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। कनेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, और कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं या फिर कनेक्टिव प्रोनाउन। और यही काम करते हैं कंजंक्शन का, है ना। और कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी सेंटेंस के दो पार्ट कनेक्ट कर रहा होता है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिलेट कर रहा होता है ना, संबंध बता रहा होता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं या फिर कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये बेसिक सी बात है, ये पढ़ोगे आप समझ जाओगे। पॉज कर लेना, पढ़ लेना एक बार, कोई भारी भरकम सा चीज़ है नहीं और इसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, सीधा हम लोग को रूल सीखने पर ध्यान देना है ना। अब बात करते हैं कि 201 रूल नंबर में कौन सा रूल है। यहाँ पर कह रहा है देखो, सबसे पहली बात, आप गलती क्या करते हो एग्जाम में, टाइम टेकिंग कैसे होता है, आप पूरे सेंटेंस की मीनिंग समझने लग जाते हो। मतलब वैसे भी बैंकिंग के एग्जाम में बहुत लंबे लंबे सेंटेंस देते हैं, लेकिन बहुत छोटे से रूल वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन आप पूरे सेंटेंस की मीनिंग निकाल रहे हो, पूरा ट्रांसलेट कर रहे हो दिमाग में, तो वो टाइम आपका वेस्ट होता है उससे। तो आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। अगर सारे रूल्स अगर आपको पता है तो सेंटेंस के हर पार्ट को पढ़ोगे ना, एक एक पार्ट को पढ़ोगे तो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा पूरा रूल, सारे रूल्स वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, बस रूल्स पे फोकस करना है। पूरे सेंटेंस को बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत कम ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर मीनिंग समझने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, रूल पे फोकस करना है। देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ पर कह रहा है कि आरपी जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए समझ जाना है, इसका मतलब है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे अभी बताए थे, है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि क्या हम लोग एक रिलेटिव प्रोनाउन किसी कंजंक्शन के साथ लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। खास करके दैट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन दिख ही जाता है इसके बेस्ट पर। तो इसको आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ पर कह रहा है कि ही वॉन्टेड टू नो दैट हाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब वो बंदा जानना चाह रहा था कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, तो आपको हाउ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अब ये एक तरह का स्टेटमेंट है। अब ये हाउ जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो इसके पहले दूसरे कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो दैट का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं करना है, दैट को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, तब जा करके सही होगा। अब इतना ही सा रूल है कि दो कंजंक्शन को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम लोग दूसरे कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है। इसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज स्टेनोग्राफर। अब देखो यहाँ पर हाउ का इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब एक जो लड़की है वो नहीं समझती है, क्या नहीं समझती है, कि कैसे किसी को वहाँ पर एज स्टेनोग्राफर नियुक्त किया जा सकता है बिना किसी नेसेसरी क्वालिफिकेशन के। वो नहीं समझ पाती है ना, कि कैसे किसी को नियुक्त किया जा सकता है एज अ स्टेनोग्राफर, इस बात को वो नहीं समझती है। तो कैसे, है ना, कैसे वाला यहाँ पर साउंड आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर हाउ है, तो हाउ का मतलब है क्या, कि ये कि रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके पहले दैट का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, तो दैट को यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। तो अब से आपको पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना है, सिंपली आपको देखना है कि हाउ है, विच है, व्हेन है, वेयर है, तो इसके पहले हम लोग दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर किसी दूसरे कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या ये बोल रहा है कि ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। देखो यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ अब दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे, दैट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज, कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, है ना।
तो कितना के सेंस में आया है, तो यहाँ पर दैट को हटाना पड़ेगा। ऐसा ना करो कि दैट को रहने दो और व्हाट हटा दो, वो यहाँ पर कहने का सेंस नहीं दे रहा है ना। वो ऐसा पूछ रहा है कि मेरा कितना था, तो कितने के सेंस में व्हाट का इस्तेमाल करोगे, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन को रखना पड़ेगा, दैट को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है, यहाँ पूछा ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन दैट वाई ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। अब देखो वाई का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके पहले दैट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बस सिंपल सा रूल है ना। फिर से दोहरा देता हूँ कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हाउ का, यहाँ पर हुआ हाउ का, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ व्हाट का, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ वाई का, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो इसके पहले दैट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, यही ये सिंपल सा रूल कह रहा है। आगे बढ़ते हैं रूल पे, 202 नंबर रूल पे। ये कह रहा है कि हु, व्हेन, विच, व्हाट, हुम, वेयर, ये सारे जो वर्ड हैं ये तो दो तरीके से काम में आते हैं। एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाने में, और दूसरा ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कैसे आप पहचानोगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, मतलब ये सारे वर्ड जो हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना रहा है, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बना रहा है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो सिंपल सी इसका एक पहचानने का तरीका है। सेंटेंस में अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन मार्क है, तो समझ जाओगे कि ये सारे वर्ड से क्या पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर फुल स्टॉप है तो समझ जाओगे कि ये क्या कर रहा है, ये रिलेटिव की तरह वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बेसिक सब कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरा क्या है कि एक ही वर्ड का देखो, हु का मतलब कौन भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है, विच का मतलब जो भी होता है, विच का मतलब कौन सा भी होता है, व्हेन का मतलब कौन भी होता है, और व्हेन का मतलब जब भी, कब भी होता है और जब भी होता है। तो कौन, कहाँ, कब, है ना, कौन सा, क्या, किन्हें, ये सारे वर्ड से क्या पता चल रहा है कि ये किसी क्वेश्चन को अराइज कर रहा है ना। तो समझ जाएंगे कि जब ये किसी क्वेश्चन का बोध हो रहा होता है इससे, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर जो, जहाँ, जिससे, जब, ये सारे सेंस अगर वहाँ पर निकल करके आ रहा होता है, तो हम जानेंगे कि यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बेसिक सी बात है। दूसरे तरीके से समझो, यहाँ पर दूसरे तरीके से समझना क्या है कि ये सारे सेंटेंस से, मतलब WH वाला जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस सेंटेंस से पूरा क्वेश्चन का बोध हो रहा होगा, है ना, क्वेश्चन का पता चल रहा होगा। लेकिन अगर इससे स्टेटमेंट का पता चले कि किसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है, ना कि पूछने का, है ना, तो वहाँ पर आपको क्या समझ आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसे पता करोगे ये आप समझने वाले हो, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन का मतलब है कि किसी क्वेश्चन को अराइज किया जा रहा है ना। लेकिन स्टेटमेंट का मतलब है कि वो बताने की कोशिश कर रहा है, किसी को बताने की कोशिश कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो एक तरह का क्या है, स्टेटमेंट है। आगे भी देखोगे क्वेश्चन में भी। दूसरा क्या है, एक बेसिक सी बात है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, किस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और अगर कोई स्टेटमेंट है तो ये हेल्पिंग वर्ब कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद आता है। सिंपल सी बात है ना। जैसे देखो यहाँ पर मैं बोलूँ कि ही इज़ गोइंग, है ना, वह जा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछें कि वेयर इज ही गोइंग, है ना, सेंटेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देख लेते हैं कैसे। जहाँ भी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है ना, मैं एक साथ लेने की कोशिश किया हूँ। जिन भी दो चीज़ों के बीच कन्फ्यूजन अराइज होता है एग्जाम में, उसको देखते हुए मैं एक साथ सब हूँ सारे रूल्स को। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि आई कर्टियसली आस्क्ड हिम वेयर वॉज ही गोइंग बट ही डिड नॉट रिप्लाई। देखो ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने किसी व्यक्ति से, मतलब मैंने उन्हें बहुत ही विनम्र पूर्वक से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया, ये तो बोल रहा है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ना कि क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है। तो स्टेटमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि स्टेटमेंट है, तो ये वेयर जो है ये क्या है, जहाँ के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना, कि जहाँ जा रहा था। फिर कहाँ भी बोल सकते हो यहाँ पर, लेकिन कहाँ भी अगर बोल देंगे कि वह कहाँ जा रहा था, ये मैंने उससे पूछा, तो भी यहाँ पर पता चल रहा है कि स्टेटमेंट है, ना कि कोई क्वेश्चन। और दूसरे तरीके से मैं बता दिया था कि लास्ट में देखो फुल स्टॉप है, तो इससे भी पता चल रहा है कि स्टेटमेंट है, ना कि क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे,
वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा। स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, ही के बाद रखना पड़ेगा क्या, इस ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसको। तो वेयर ही वॉज गोइंग होगा, है ना, क्या होगा, वेयर ही वॉज गोइंग, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन रहता तब तो सही है, सिंपली रहता वेयर वॉज ही गोइंग तो ये करेक्ट था। लेकिन इतना पार्ट और इसके नेक्स्ट पार्ट भी अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये स्टेटमेंट है ना कि कोई क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है कि द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई केप्ट माई क्लोथ्स बिफोर टेकिंग अ डीप इन द रिवर। अब देखो यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले हैड का इस्तेमाल हो चुका है, तो इससे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन कैसे नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर फुल स्टॉप है इसलिए क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात कि ये लॉयर है ना, दोनों में फ़र्क है। लॉयर का मतलब होता है एडवोकेट, है ना। तो लॉयर ने पूछा ऐसा कि वो नदी में मतलब डुबकी लगाने से पहले अपने कपड़े को कहाँ रखा था। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये पूछने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट है ये, है ना। स्टेटमेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन वाला नहीं है। क्वेश्चन वाला नहीं है तो हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि वेयर आई हैड, देख रहे हो, तो यहाँ पर आई के बाद हैड का इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो बात को। चलिए ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू इज़ अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिज़ायर, कि हमें क्या करना चाहिए ये हमारे चॉइस और डिज़ायर की का मैटर है। देखो अब यहाँ पर आप सोचोगे कि व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बताने की कोशिश है ना। कैसे पता चला कि ये स्टेटमेंट है। पहली बात की ये तो यहाँ तक हम पढ़ लिए कि व्हाट वी शुड डू इज़ अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिज़ायर, ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, ना कि पूछने की, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर। दूसरे तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर फुल स्टॉप है भाई, फुल स्टॉप है तो भी एक तरह का ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले फॉर्मेट को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन वाला फॉर्मेट कब होता है, जब किसी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर शुड जो है ये इस्तेमाल हुआ है वी के पहले, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट है तो शुड को इस्तेमाल करना पड़ेगा वी के बाद। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हाट वी शुड डू इज़ अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिज़ायर। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। 203 रूल नंबर में क्या कह रहा है, फिर से दोहरा देता हूँ एक बार, इस वाले को देख लो कि ये सारे जितने वर्ड हैं WH वाले, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी इसका प्रयोग होता है और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव तब इसको कहेंगे जब इससे किसी क्वेश्चन का बोध हो रहा होगा, है ना, तब इसका फॉर्मेट ऐसे चलेगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बताने की कोशिश की जा रही हो तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है और वहाँ पर स्टेटमेंट का बोध हो रहा होगा, है ना। और अगर स्टेटमेंट है तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, है ना, ये तो बेसिक सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 203 रूल नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को इसके एंटीसीडेंट के ठीक बगल में रखा जाता है। भाई एंटीसीडेंट ये वर्ड बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ये इसलिए इस्तेमाल कर दिया हूँ क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो कुछ टेक्निकल टर्म को भी ध्यान में रखा करो, है ना, कभी पढ़ने बुक वगैरह पढ़ने में आपको काम आएगा ये सब। देख लो, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि वो ऐसा नाउन या प्रोनाउन, है ना, और फिर नाउन इक्विवेलेंट जो नाउन की तरह काम कर रहा होता है, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। मतलब देखो, मतलब हु बोला, अभी मैं बोला ना कि हु है, विच है, ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या हैं, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब ये किसी ना किसी इसके पहले जो भी इस्तेमाल हुआ होगा नाउन और फिर प्रोनाउन, इसको ही रिलेट कर रहा होगा, है ना। तो ये जो जिस नाउन और प्रोनाउन को ये रिलेट कर रहा होता है उसी नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट। बात को समझ गए। मतलब हु, विच, व्हेन, वेयर, ये सारे जितने वर्ड आते हैं, दैट वगैरह, तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो जिस चीज़ को भी ये रिलेट कर रहा होगा, मतलब अपने पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को ही रिलेट कर रहा होगा, तो इन्हीं सारे नाउन और प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो ध्यान में रखना है इसको कि रिलेटिव प्रोनाउन को इसके एंटीसीडेंट के ठीक बगल में रखा जाता है, मतलब उससे दूरी बना करके नहीं रखा जाता। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब देखो, और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल होता है, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है
जैसे मैं अगर हु बोल दूँ, है ना, तो इसका कोई नंबर और पर्सन नहीं होता, मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है ना, मतलब ये सिंगुलर नंबर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है, मतलब दोनों है ये। मतलब हु से सिंगुलर का भी पता चलता है, प्लूरल का भी पता चलता है। समझ रहे हो बात को? तो इसी वजह से हम इस हु के बेसिस पर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। किसके बेसिस पर करते हैं? ये जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? कोई नाउन और किसी प्रोनाउन के बदले इस्तेमाल किया गया होगा, मतलब उसको रिलेट करने के लिए, और इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। तो इसी एंटीसीडेंट जो होता है उसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन का कोई अपना नंबर और पर्सन नहीं होता। समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर लिखा है इट इज़ दे हु आर गिल्टी, और फिर लिखा है इट इज़ ही हु इज़ गिल्टी। अब देखो हु है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले किसका इस्तेमाल हुआ है? दे का, है ना, दे का इस्तेमाल हुआ है। अब ज़रा देखो, दे का इस्तेमाल हुआ है तो ये दे के हिसाब से आर का प्रयोग हुआ है, ना कि हु के हिसाब से। बात समझ रहे हो? फिर यहाँ पर हु किसको डिफाइन कर रहा है? ही को, है ना, तो ही के हिसाब से ईज आया है। बात समझ रहे हो? तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश है कि जो भी यहाँ पर एंटीसीडेंट होता है, तो एंटीसीडेंट कौन है? ये हु के जस्ट बगल वाला, पहले वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। और यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किसके हिसाब से होगा? इस एंटीसीडेंट के हिसाब से। जैसे दे के हिसाब से आर आया है, ही के हिसाब से ईज आया है, दोनों ही क्या है? आपस में करेक्ट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वाला सेंटेंस यहाँ पर बोला है आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद्स 3 नॉवेल्स हु वॉज अ ग्रेट राइटर। अब देखो यहाँ पर गलती क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहा है हु वॉज अ ग्रेट राइटर। कौन है ग्रेट राइटर? नॉवेल्स है, न कि मुंशी प्रेमचंद। अगर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, तो पता चलेगा कि ये नॉवेल्स के बारे में कहना चाह रहा है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। नॉवेल्स कोई राइटर हो नहीं सकता। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है मुंशी प्रेमचंद के बारे में, तो मुंशी प्रेमचंद को इस रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर पहले तो रूल समझो। रूल यहाँ पर कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को इसके एंटीसीडेंट के ठीक बगल में रखा जाता है। तो इसका एंटीसीडेंट कौन है? हु यहाँ पर नॉवेल्स है या फिर मुंशी प्रेमचंद है? भाई मुंशी प्रेमचंद है, इतना तो कॉमन सेंस है। तो मुंशी प्रेमचंद को इस हु के ठीक बगल में रखना पड़ेगा, या फिर इस जो मुंशी प्रेमचंद है इसके बगल में आपको हु को रखना पड़ेगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को रखना पड़ेगा। तो किस तरीके से लिखोगे जो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा? अगर मान लो कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर ये सेंटेंस का फिर मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है कि ये जो नॉवेल है ना वो एक ग्रेट राइटर है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हु किसके बगल में? इस नॉवेल के बगल में। तो नॉवेल को ये डिफाइन कर रहा है जो कि एक ग्रेट राइटर है। तो नॉवेल कोई ग्रेट राइटर नहीं होता, मीनिंगलेस बात है ना। तो ये रेफ़र करना चाह रहा होता है मुंशी प्रेमचंद को। तो मुंशी प्रेमचंद को कहाँ रखना पड़ेगा? हु के जस्ट बगल में। तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैव रेड 3 नॉवेल्स। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई हैव रेड 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। यहाँ से हटाना पड़ेगा एपोस्ट्रॉफी एस को। तो आई हैव रेड 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वॉज अ ग्रेट राइटर। अब देख रहे हो मुंशी प्रेमचंद कहाँ आ गया है? हु के जस्ट बगल में। तो यही यहाँ पर कहने की कोशिश है कि रिलेटिव प्रोनाउन को इसके एंटीसीडेंट के ठीक बगल में रखा जाता है। एंटीसीडेंट होता क्या है कि जो भी ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसे यहाँ पर हु था, ये जिसके बारे में बताना चाह रहा होता है, जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना चाह रहा होता है, उसी नाउन और प्रोनाउन को ही कहते हैं एंटीसीडेंट। किसका एंटीसीडेंट? इस वाले रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो इन दोनों को आपस में एक साथ रखना पड़ेगा, ना कि दूरी बना करके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बॉस इज़ वन ऑफ दोज हु इज़ टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। अब देखो यहाँ पर क्या एरर है? बैंक पीओ का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बॉस इज़ वन ऑफ दोज हु। अब हु किसको डिफाइन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है हु जो डिफाइन कर रहा है ये दोज को डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोज के बगल में ही है कौन? दोज के बगल में ही है हु। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? दोज को डिफाइन कर रहा है। समझ गए यहाँ तक? ये माई बॉस को डिफाइन नहीं कर रहा, ध्यान देना, यही तो यहाँ पर समझाने की कोशिश है। यहाँ पर ये दोज को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन और प्रोनाउन के बगल में रहता है ये उसी को डिफाइन कर रहा होता है ना।
तो यहाँ पर है हु इज़ टोटली डेडिकेटेड, कौन, दोज है जो टोटली डेडिकेटेड है। तो दोज के लिए आप इज़ का इस्तेमाल कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोज के लिए आपको आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बॉस इज़ वन ऑफ दोज हु आर टोटली डेडिकेटेड। बहुत लोगों को लग रहा होता है वन ऑफ वाला जो रूल आप लोग पढ़े रहते हो ना, जैसे कि कहते हैं एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सन्स, ऐसे करके हम लोग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेट पर्सन्स, अब यहाँ पर ग्रेट पर्सन्स कहते हैं कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल में होता है, जो कि यहाँ पर करेक्ट है, पर्सन्स लिखे हुए हैं। अब ये ही के बारे में ही है पूरा का पूरा, तो लग रहा होता है कि ही के जैसा ही आगे वर्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्या इस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल हुआ है। अगर हु का इस्तेमाल हुआ है तो हु के पहले कौन है, ही है या फिर पर्सन्स है, तो यहाँ पर पर्सन्स है, तो पर्सन्स के हिसाब से आगे आने वाला वर्ब का इस्तेमाल होगा। बात समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर ही के लिए इस्तेमाल हुआ था इज़ का, लेकिन इसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता जैसे हु रहता, तो हु के बाद जो भी वर्ब होता ये पर्सन्स के हिसाब से होता, ना कि ही के हिसाब से। तो यही यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं लोग कि सर यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, आर क्यों हो गया, है ना। तो समझने वाली बात है, रूल कह रहा है कि ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने ठीक बगल वाले को डिफ़ाइन कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर हु नॉवेल को डिफ़ाइन कर रहा था, अगर इसको ऐसे ही लिखा जाए तो ये नॉवेल को डिफ़ाइन कर रहा होता है, जो कि एक मीनिंगलेस बात हो जाती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि कोई नॉवेल कोई ग्रेट राइटर नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से तो आपको चेंज करना पड़ गया था कि यहाँ पर लिखना पड़ गया था आई हैव रेड 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि हु जो डिफ़ाइन कर रहा है ये नॉवेल को नहीं, मीनिंग के हिसाब से मुंशी प्रेमचंद को डिफ़ाइन कर रहा था। तो मुंशी प्रेमचंद को हमको कहाँ ला करके बिठाना पड़ा, हु के बगल में। तो यहाँ पर हु के बगल में कौन है, दोज, तो ये दोज को डिफ़ाइन कर रहा है, तो दोज के हिसाब से यहाँ पर इज़ को नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आर को लिखना पड़ेगा। ये रूल कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि क्या है। काफ़ी क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, एसएससी के 4 क्वेश्चन है, बैंक के 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द मेन एडवांटेज इंडिया हैज़ ओवर अदर कंट्रीज इज़ इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल विच मेक इट एन आइडियल आउटसोर्सिंग बेस। देखो काफ़ी लंबा सेंटेंस है, ट्रांसलेट करते बैठोगे एग्जाम में काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले देखो रूल के हिसाब से यहाँ पर विच है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये सिंगुलर के लिए भी आ सकता है, प्लूरल के लिए भी। तो इसके बाद जो भी वर्ब का इस्तेमाल होगा ये विच के हिसाब से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर भी के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी। तो किसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके बाद जो भी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ पर मेक का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब है, ये किसके हिसाब से, विच के हिसाब से नहीं, विच के एंटीसीडेंट मतलब किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ह्यूमन कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। तो ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो इसके हिसाब से मेक होगा, ना कि मेक्स होगा, मतलब मेक्स होगा, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए मेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल विच मेक्स होगा, विच मेक्स इट एन आइडियल आउटसोर्सिंग बेस। समझ रहे हो बात को। तो क्या करना था क्या नहीं करना था ये मैं आपको बता दिया। फिर से मैं दोहरा देता हूँ इसमें कि विच का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन को हम इसके मतलब किसको ये रिलेट कर रहा होता है, इसके जस्ट ठीक बगल वाले को। तो इसके बगल में जो भी नाउन है प्रोनाउन है उसको रिलेट कर रहा होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। और जो भी इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है ये विच के हिसाब से नहीं होता, ये आपका किसके हिसाब से होता है, एंटीसीडेंट के हिसाब से होता है। इस यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए मेक्स होगा, ना कि मेक। समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि काम्बली इज़ वन ऑफ द, ध्यान देना यहाँ पर ओनली वन ऑफ द नहीं है, इससे रिलेटेड भी आप रूल पढ़ने वाले हो, या फिर जस्ट नहीं है ना। आगे पढ़ोगे, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना करो। तो यहाँ पर है कि काम्बली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, तो ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स नहीं है और फिर जस्ट वन ऑफ द प्लेयर्स नहीं है, क्या है, वन ऑफ द प्लेयर्स है सिंपली। तो यहाँ पर देखो
क्या कह रहा है ये, कामली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड। अब देखो हु का इस्तेमाल हुआ है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, प्लेयर्स को डिफाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पर कामली के हिसाब से वर्ब नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब हु हैज़ बीन है ना। तो ये जो वर्ब हैज़ बीन, ये भाई आपका कामली के हिसाब से नहीं होगा, ये एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा चुका है। और इसका इस रिलेटिव प्रोनाउन का कौन है आपका एंटीसीडेंट, कौन सा नाउन है ये, द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स है ना। तो प्लेयर्स आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन सिलेक्टेड। क्लियर यहाँ तक। तो होगा कामली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। रूल क्या कह रहा है, फिर से दोहरा देता हूँ कि हु है, हु आने की जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट के हमेशा साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये हु जो है ये द प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसको हम दूरी में नहीं रख सकते, मतलब हु से ज़्यादा दूरी बनाकर नहीं रख सकते, इसके बगल में ही रखा जाता है। इस रूल को देखें। दूसरा रूल इसी में कह रहा था कि यहाँ पर इसके हु के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा ये इस एंटीसीडेंट के हिसाब से, एंटीसीडेंट कहते हैं किसको हैं, जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन कर रहा है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, द प्लेयर्स को। और इसके बाद जो भी वर्ब का होगा एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा, और एंटीसीडेंट पर प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव बीन सेलेक्टेड होगा। क्लियर यहाँ तक। फिर से देखिए अगला, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। देखो दैट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बेस्ट मदर्स के लिए। ये शी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, वन ऑफ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, ये मदर्स के लिए इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि अभी अभी रूल देखें, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने एंटीसीडेंट के बगल में ही होता है ना। तो यहाँ पर दैट जो है ये मदर्स को डिफाइन कर रहा है, ना कि शी या फिर वन का। तो मदर्स यहाँ पर प्लूरल है, तो मदर्स के लिए ही यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया गया होगा। तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या होगा, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु। अब देखो यहाँ पर हु का इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ही के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अगल बगल ही होंगे, क्योंकि स्टूडेंट को ही ये डिफाइन कर रहा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। और जो ये स्टूडेंट्स है ये हु का एंटीसीडेंट कहलाता है, मतलब ऐसा नाउन प्रोनाउन जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन करता है उसको कहते हैं हम इसका एंटीसीडेंट, है ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। और इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा, इसलिए यहाँ पर कम होगा ना कि कम्स। तो यहाँ पर क्या एरर था, कम्स को हटा करके कम लिखना पड़ेगा। अगला रूल देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज़ एवर लिव्ड। अब देखो दैट है यहाँ पर, अब भाई यहाँ पर दैट है, इसके पहले क्या है, जजेस का इस्तेमाल किया गया है जो कि प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल ना होकर के क्या होगा, हैव का इस्तेमाल होगा। तो डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैव एवर लिव्ड। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे 204 नंबर रूल से पहले एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एंटीसीडेंट के ठीक बगल में रखा जाता है। ये क्लियर है ना। अगर मीनिंग लेस दे दिया जाता है तो समझ जाना, मतलब उसका मीनिंग अगर गलत निकल जा रहा है उस सेंटेंस का, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसका एंटीसीडेंट है ना। और उसी एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब का भी इस्तेमाल होता है उस वाले पार्ट में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 204 नंबर रूल कह रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन ये होता है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो भी क्लाउज होता है, क्लाउज का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक, मतलब 2-3 पार्ट होते हैं किसी सेंटेंस के, उसको अलग अलग क्लाउज कहा जाता है। ये हम लोग क्लाउज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वह कह रहा है ये, मतलब एक शब्द में समझा जाए क्लाउज क्या है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी क्लाउज होता है, तो वो जो क्लाउज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के अपने एंटीसीडेंट से ही निर्देशित होगा। अब इसका क्या अर्थ है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर है माई मदर इज़ वन ऑफ दोज, ये एक पार्ट हो गया सेंटेंस का। हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है,
या फिर आप पहले से जानते हो कि इसको कंजंक्शन भी कहते हैं। ऑलवेज स्पीक व्हाट ही थिंक्स। चलिए, हु किसको डिफाइन कर रहा है? दोज को डिफाइन कर रहा है। ये तो हम लोग अभी अभी रूल में देखें। अब ये दोज प्लूरल है तो ऑलवेज स्पीक यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन आगे क्या आ रहा है? व्हाट ही थिंक्स, मतलब ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लॉज कौन है यहाँ पर? ये जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्लॉज यही है, या फिर कह सकते हैं कि इसी क्लॉज का पार्ट ये हु, ना कि इस वाले क्लॉज का। मतलब इस वाले पार्ट का हु जो है ये एक हिस्सा नहीं है। ये किस पार्ट का हिस्सा है? सेकंड वाले पार्ट का हिस्सा है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। कैसे? जैसे मैं कहूँ माई ब्रदर इज़ वन ऑफ दोज। चलिए, हु ऑलवेज स्पीक व्हाट ही थिंक्स, तो हु जो है ये इस वाले पार्ट का एक हिस्सा है। इतना समझ गए? अब इस वाले पार्ट में जो भी आएगा, जो भी सब्जेक्ट आया है यहाँ पर, और फिर जो भी वर्ब आया है, वो क्या है कि इस हु से निर्देशित नहीं होगा। जो भी वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, इस हु का जो भी एंटीसीडेंट रहा है उसके हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर ही लिखा गया है, तो ही एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये एंटीसीडेंट के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर दोज है प्लूरल, तो ही यहाँ पर सिंगुलर कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा दे। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? दे। और दे के लिए वर्ब आपका आएगा थिंक, ना कि थिंक्स। बात समझ गए? तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? माई ब्रदर इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज स्पीक वॉट दे थिंक। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये जो हु वाला पार्ट है सेंटेंस का, इसमें जो भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा ये इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा। तो ही ना हो करके यहाँ पर होगा दे, और थिंक्स ना हो करके होगा थिंक। समझ गए इतना? अगला पार्ट देखते हैं, 205 नंबर रूल क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि ऊपर वाले रूल्स जो भी हम लोगों ने अभी सीखा है, इसके दो एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? अभी बताया था एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि वैसा नाउन और प्रोनाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन कर रहा होता है, उस वाले नाउन और प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। और वो एंटीसीडेंट होता क्या है, कहाँ है? तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बगल में होता है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बगल में अगर एंटीसीडेंट आई हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एंटीसीडेंट के हिसाब से नहीं होगा, मतलब आई के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आई के हिसाब से एम होना चाहिए। लेकिन इस केस में आपका ईज होगा, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर एंटीसीडेंट के पहले ओनली वन ऑफ लिखा रहे और फिर जस्ट वन ऑफ लिखा रहे, ये दोनों को ध्यान देना, ओनली वन ऑफ और फिर जस्ट वन ऑफ, तो क्या होगा? तब भी मतलब लगा रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब सिंगुलर होगा, तो वहाँ पर वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बताने की कोशिश है ये मैं बताता हूँ। अभी अभी हम लोग क्या सीखे थे कि मान लो हु है, यहाँ पर क्या है? हु है। हु किसको डिफाइन कर रहा है? अपने ठीक बगल वाले नाउन और प्रोनाउन को, और इस नाउन और प्रोनाउन को क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट कहेंगे। और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा ये एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा। लेकिन अभी अभी रूल पढ़ रहे हैं इसके दो एक्सेप्शन में। वो रूल क्या है कि अगर ये यहाँ पर आई रहे, यहाँ पर आई रहे। दूसरा है कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा, मतलब नाउन और प्रोनाउन होगा, इसके बगल में अगर रहे ओनली वन ऑफ, ओनली वन ऑफ या फिर जस्ट वन ऑफ, जस्ट वन ऑफ, ये सारे शब्द अगर जुड़े रहें, सिर्फ वन ऑफ नहीं है, यहाँ पर है ओनली वन ऑफ और फिर जस्ट वन ऑफ, तो यहाँ पर जो भी वर्ब का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर जो भी वर्ब का इस्तेमाल होगा यहाँ पर सिंगुलर होगा। और अगर यहाँ पर आई रहा तो यहाँ पर ईज होगा, ना कि एम होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम और फिर हु इज़ टू ब्लेम, है ना। मतलब ये मैं ही हूँ, मतलब इट इज़ आई हु टू ब्लेम, एम टू ब्लेम और फिर इज, मतलब इसका मीनिंग पहले समझ लो। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम और फिर हु इज़ टू ब्लेम, जो भी होगा वहाँ पर देखेंगे अभी। इसका मतलब होता है कि ये मैं ही हूँ जिसको ब्लेम किया जाना है ना, और फिर जो दोषी है। देखो अब यहाँ क्या होगा, एम होगा या फिर इज होगा। तो हम लोग देखे थे कि हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एंटीसीडेंट इसके बगल में होगा आई, तो ये आई को डिफाइन कर रहा है, तो एंटीसीडेंट के हिसाब से ही यहाँ पर वर्ब होगा। तो यहाँ पर आई है तो रूल के हिसाब से एम होना चाहिए, लेकिन
यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आई रहे तो उस केस में एम ना होकर के इज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम ना होकर के इज होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। क्लियर, इसका एक्सेप्शन था। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ही इज़ ओनली वन ऑफ द पर्सन्स हु एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। अब यहाँ पर हु है, हु का एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन्स है, तो पर्सन्स यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हैज़ ना हो करके यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा प्लूरल के लिए। ये रूल को देखें, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर वन ऑफ नहीं है, यहाँ पर ओनली वन ऑफ, और यही रूल कह रहा है ये कि अगर ओनली वन ऑफ इसके पहले लगा रहे तो भी यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब हैव तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, हैज़ है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, नहीं समझ पाए होंगे फिर से रिपीट करके वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएंगी बातें। फिर से मैं एक बार रूल को दोहरा देता हूँ। इसके पहले वाला रूल कह रहा था कि जो भी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट जो भी यहाँ पर होगा, जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इस हु का मतलब इस रिलेटिव प्रोनाउन का, और इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होता है, यानी इसके हिसाब से, इस एंटीसीडेंट के हिसाब से। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि आई नहीं होना चाहिए। अगर आई है तो यहाँ पर इसके हिसाब से एम नहीं होगा, इसके हिसाब से यहाँ पर ईज होगा, ठीक है, ईज होगा ना कि एम। समझ गए। दूसरा एक्सेप्शन ये कह रहा है कि यहाँ पर ये वाला रूल फेल कर जाएगा कब, जब इसके पहले आपका ओनली वन ऑफ का इस्तेमाल रहे या फिर जस्ट वन ऑफ। तो इस शब्द को ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ओनली वन ऑफ रहे या फिर जस्ट वन ऑफ रहे तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैज़ का, ईज का, है ना, प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चलिए इतना आप समझ गए। अब क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं कि इसके बेस पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिया हूँ मैं 4 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। पहले तो यही दोनों एक क्वेश्चन है, इट इज़ आई हु ईज होगा ना कि एम, है ना, क्योंकि आई है यहाँ पर, ओनली वन ऑफ था इसलिए यहाँ पर पर्सन्स के हिसाब से नहीं होगा, सिंपली आपको हैज़ का इस्तेमाल कर देना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। अभी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो लोगों को लगता होगा कि हु के बगल में आई है एंटीसीडेंट, तो आई के हिसाब से होना चाहिए वर्ब एम, जो कि यहाँ पर गलत है। क्यों, रूल तो वही कह रहा है, लेकिन आई के केस में मैं एक्सेप्शन में बता दिया हूँ कि आई अगर रहेगा तो ईज ही होगा। तो इस तरीके से देखते हैं, इस क्वेश्चन में नो एरर है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर नो एरर है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कोई एरर वहाँ पर नहीं है। फिर है आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। अब देखो यहाँ पर क्या एरर है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, मतलब एक साल ऐसा पूछ दिया, दूसरे साल ऐसा पूछ दिया, यहाँ पर नो एरर था। अगर आप रूल को नहीं जानते तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि अच्छा नो एरर है, चलो ऐसा कर देते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर है। देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पर हु किसको डिफाइन कर रहा है, वन को, वन भी किसको डिफाइन कर रहा है अगर देखा जाए तो आई को। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो हु किसको डिफाइन कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, आई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये आई के लिए नहीं है, एक सेकेंड आप अच्छे से ध्यान दो। आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड, ये हु किसको डिफाइन कर रहा है, वन को डिफाइन कर रहा है ना। इस रूल के जैसा ये नहीं है, यहाँ पर वन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वन के लिए आप एम का इस्तेमाल गलती से नहीं करोगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा आई है तो एम का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। वैसे भी आई भी रहता तो भी ईज होता, अगर इसके बगल में मतलब वन के जगह पर आई होता तो भी ईजी होता। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर हु है, सो किसको डिफाइन कर रहा है, वन को डिफाइन कर रहा है, यानी किसका एंटीसीडेंट वन है, तो वन के हिसाब से यहाँ पर एम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईज का इस्तेमाल होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा आई एम द वन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि द ओनली वन ऑफ द स्टोरीज दैट सीम टू हैव इंटरेस्टेड द चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी रीटोल्ड। अब देखो यहाँ पर अभी क्या बताया कि दैट का इस्तेमाल हुआ है। दैट क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इसका एंटीसीडेंट क्या है, स्टोरीज़ है ना। स्टोरीज़ के लिए दैट का इस्तेमाल हुआ, हु का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे। अब ज़रा देखो, स्टोरीज़ है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। दैट हु के बीच क्या डिफरेंस है ना, विच के बीच और हुम के बीच क्या डिफरेंस है, ये सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। अभी यहाँ पर इस रूल पर फोकस करो कि दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। इसका एंटीसीडेंट है द स्टोरीज़, मतलब प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल सीम का हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है अपने जगह पर। लेकिन एक्सेप्शन में बताया था कि इसके पहले भी गौर कर लेना कि वन ऑफ है सिंपली, या फिर ओनली वन ऑफ है। तो देख रहे हैं कि
ओनली वन ऑफ है। अगर वन ऑफ रहता, ओनली यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता तो करेक्ट था, सेंटेंस पूरा करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ ओनली वन ऑफ का। अगर ओनली वन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो सीम को हटा करके यहाँ पर सीम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द वुमन दैट हार्डली केयर फॉर हर ब्यूटी। अब देखो यहाँ पर है दैट देखोगे कि अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ इसके पहले क्या है एक, अब इसका एंटीसीडेंट आता है। चलिए एंटीसीडेंट यहाँ पर क्या है, प्लूरल के लिए केयर आया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर ओनली वन ऑफ है क्या, और फिर जस्ट वन ऑफ है क्या। जस्ट वन ऑफ और फिर ओनली वन ऑफ रहता तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, इसके बाद जो भी वर्ब का इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा, तो केयर ना होकर के क्या होगा, केयर्स का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द वुमन दैट हार्डली केयर्स फॉर हर ब्यूटी। इस ओनली के वजह से ही यहाँ पर केयर्स हो जा रहा है। ठीक है, तो बस रूल यहाँ पर एंड करता है, और आगे भी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।